नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज हम बात करेंगे बैंक्स और एनबीएफसीज की। एक तरफ तो शेयर बाजार में निवेशकों की राय है कि आने वाला साल इस साल से इकोनॉमी के लिए और बेहतर रहेगा, और जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंक्स को पड़ता है। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट हैं तो आप लोन लेंगे, अगर आप रिटेल बोरोवर हैं तो आप गाड़ी का लोन लेंगे, आप पर्सनल लोन लेंगे, आप ट्रैवल के लिए लोन लेंगे। तो कुल मिला के अगर इकॉनमी अच्छा करती है तो बैंक्स के हमेशा अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दिन आते हैं। मगर इस साल बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा है कि दिवाली के बाद बैंक्स को काफ़ी मार पड़ी थी। तो क्या इस समय जो शेयर बाज़ार में एक शेयर बाज़ार जो बैंक्स और एनबीएफसीज को, भले बैंक्स और एनबीएफसी नहीं बोलूँगा मैं, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, इंश्योरेंस एएमसी के स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे हैं, पेटीएम का शेयर भी एक प्रकार से कुछ खास नहीं कर रहा है। इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय इनटू फाइनेंशियल्स एंड कैन दे बी द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर 2022? इस बात को और बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं दीपक शनॉय। दीपक, काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस इंटरेक्शन। दीपक, मेरा जो पहला सवाल है वह यह है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी के अच्छे दिन आने वाले हैं, और अगर इकोनॉमी के अच्छे दिन आने वाले हैं तो फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फाइनेंशियल्स आर द बिगेस्ट प्रॉक्सी टू द इकोनॉमी। ये बात पहले तो निकुंज, थैंक यू सो मच कि आपने हमें शो पे बुलाया, और ऑल द बेस्ट फॉर द चैनल एंड द आवाज आल्सो। लेकिन ऑन द बैंक्स नोट, जो बैंक्स जो करती हैं यूजुअली क्या क्या करती हैं कि लेंड करती है और बोरो करती है। अभी लास्ट 2-3 साल में ऐसा हुआ है कि उनके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो कम होती जा रही है, और उनकी जो लेंडिंग है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। और इसके काफी कॉम्प्लिकेटेड रीजंस ये हैं, और इसमें से एक चीज ये है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं अभी कम बोरो करने लगी हैं, इनफैक्ट अपने लोन वापस देने लगी हैं। आप अगर देखें टोटल बैंक लोन्स टू कॉर्पोरेट्स, अगर आप पूरा देखें फ्रॉम 2015 से 2021 तक, वो लेवल इक्वल रहा है। मतलब कोई लोन की बढ़ोतरी नहीं हुई है कॉर्पोरेट्स को। रिटेल लोन्स बढ़े हुए हैं, होम लोन्स बढ़े हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो स्टैटिक है। जो कॉर्पोरेट लोन्स है सबसे ज्यादा वेटेज रखती थी टोटल बैंक बुक्स में। और अब कॉर्पोरेट्स और फाइनेंस और सर्विसेज जो लोन्स ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोन्स कम होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल लोन्स कम होती जा रही हैं। तो अगर आप ये देखें कि लोन्स टू इंडस्ट्री कम होती जा रही है, मतलब इसका ये मतलब है कि जो पहले कैपेक्स हुआ करता था वो लोगों ने अब कैपेक्स करना बंद कर दिया है। और जब वो कैपेक्स जो जिस चीज से उन्होंने कैपेक्स की थी, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाए थे या कुछ भी, उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज अब स्टार्ट हो गए हैं, और उस कैश फ्लोज को यूज करके वो अपने लोन्स वापस कर रही है। जैसे आप स्टील कंपनीज में देखते हैं जहां पे साइकिल अच्छा हो गया, और साइकिल की वजह से काफी स्टील कंपनीज के लोन्स करीबन हाफ हो गए हैं, इनफैक्ट 30-40% अक्रॉस द बोर्ड फॉर कमोडिटी कंपनीज। तो इसका मतलब ये है कि जो आगे वाले आने वाला ग्रोथ है, अगर इसको हम प्रॉक्सी देखें तो कहां से आने वाला है। अगर ये जो ग्रोथ है जैसे अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमी में हुआ था, वो टेक्नोलॉजी कंपनी से आती है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्रोथ देंगी जरूर, लेकिन लोन नहीं लेती है बैंक से। तो आप देखेंगे अगर यूएस में बैंक स्टॉक्स काफी कमजोर, मतलब कंपैरेटिवली कमजोर हैं टेक स्टॉक्स के अगेंस्ट लास्ट 10 ईयर्स में। अगर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी लीड करती है, तो आई थिंक बैंक्स उतना अच्छा नहीं करेंगे जितना उन्होंने पिछले साइकिल में किया था। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये नहीं है कि बैंक को बिल्कुल ना ही ले, पर थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से बैंक शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दीपक, तो ये एक बिग पिक्चर है, मगर अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो बैंक्स में काफ़ी बड़े बुनियादी परिवर्तन भी आए। एक, सब बैंक्स की बैलेंस शीट बेटर है, एनपीए की जो उनको मार पड़ी थी वह रिकवरी वापस आ चुकी है। और आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि स्टील और सीमेंट जैसी बड़ी कंपनीज़ हैं वह बैंक्स में नहीं जा रही, बैंक्स के पास लोन्स के लिए नहीं जा रही हैं, बिकॉज उनका जो कैश फ्लो इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर एमएसएमई और एसएमईज अभी भी जा रहे हैं, रिटेल बोरोवर अभी भी जा रहा है, आप अभी भी ऑटो लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं। तो शेयर बाजार उन बातों को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली बिकॉज अगर ये बात होती कि रिप्लेसमेंट हो रहा होता, कि जैसे जिन्होंने स्टील कंपनीज अगर नहीं ले रही हैं तो उतना ही लोन रिटेल अगर ले लेता,
तो फिर भी बात ठीक थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि बैंक्स भी काफी परेशान है एक एनपीए से। और अगर आप कोविड को देखें तो उसमें काफी रूल्स आए भी हुए थे कि मॉरेटोरियम देना है, और स्मॉल बिजनेस को लोन्स आजकल 18%, 17% से कम में कोई नहीं दे रहा है। तो अगर बड़ी कॉर्पोरेट जो है लेती है तो 7%, 8% पे लेती है लोन। छोटे जो एसएमई बिजनेसेस हैं उनको 18 से कम परसेंट पे लोन नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बोरोइंग, जब तक कि बैंक्स अपने रेट्स कम नहीं करेंगी तब तक ये जो बोरोइंग का वॉइड है, जो अभी वो हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ है सिर्फ 6%, और 6% इसलिए है, ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन आप अगर जाओ मार्केट में बिजनेस क्रेडिट लेने, तो आपको मिनिमम 17-18% पे लोन मिलेगा। तो जब तक ये बैंक्स अपने रेट्स कम नहीं कर देती हैं तब तक आई थिंक ये जो गैप है थोड़ा बना रहेगा। और सिर्फ एक चीज पे ग्रोथ अगर करेंटली बैंक फोकस करिए कि होम लोन 6.5% पे दे रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने उनको काफी छूट दे रखी है कि होम लोन्स पे हम थोड़ा सा आपका कैपिटल कम रखेंगे। तो इसीलिए बैंक्स ऐसा करती है। पर नॉर्मली अगर आप देखें तो रियल एस्टेट का भी ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है, और ऑटो का भी ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है। तो वो जब तक डिमांड वापस नहीं आता तब तक ये जो बैंक लोन्स टू रिटेल है वो उतना बढ़ेगा नहीं। तो आई थिंक इसको एसएमई लोन्स और बिजनेस लोन्स को बढ़ावा देने के लिए एक तो बैंक्स को अपने रेट्स कम करने चाहिए, डिपॉजिट रेट कम किए तो लेंडिंग रेट भी कम करने चाहिए। और दूसरा एक तरह से इकोनॉमिक पुश गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए। अब वो किस तरह से आएगा हमें पता नहीं है, पर शायद बजट अभी 2 महीने आगे है, देखते हैं कहा बजट में क्या आता है। तो दीपक, अब बैंकों से आगे बढ़ के बात करते हैं फाइनेंशियल्स के एक और बड़े सेक्टर की, इंश्योरेंस। हालांकि सभी इंश्योरेंस कंपनी को कोविड की मार पड़ी थी, मगर अब नवंबर महीने के आंकड़े देखें तो थिंग्स आर लुकिंग अप नाउ। और भगवान ना करे कि कोविड की और हमें मार पड़े। तो क्या इस समय इंश्योरेंस सेक्टर लेना चाहिए? बिकॉज दीपक, इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि द नॉन लिस्टेड प्लेयर्स आर लूजिंग मार्केट शेयर टू द लिस्टेड प्लेयर। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी एक्चुअली बिग इसमें ये आ रहा है कि LIC इज कमिंग फॉर लिस्टिंग। तो जब LIC लिस्टिंग पे आएगा तो वहां पे हमें थोड़ा सा बेटर नजर आएगा, क्योंकि LIC इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग कंपनी। उन्होंने काफी साइकिल्स देखे हैं। जो करंट सारी कंपनीज है उन्होंने सिर्फ 20 साल देखा, और 20 साल में तो अगर आप 24-25 साल वाले पर्सन को अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो तो वो अभी सिर्फ 45 का होगा। और उन मतलब वो जो उनकी जो क्लेम्स वगैरह होंगी उतनी ज्यादा होंगे नहीं। तो अभी अंडर क्लेम्ड है सारा, अगर प्राइवेट सेक्टर आप देखो तो। और उसमें से बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली एनालाइज द सेक्टर इसमें LIC है। LIC के जब फाइनेंशियल्स वगैरह आएंगे, उनकी जो रेशियोज आती हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री उसको ध्यान रख के अपने अंडरराइटिंग टेबल्स लगाती है। पर आई थिंक अगर इंश्योरेंस लेना होगा तो आप प्लीज LIC के IPO के बाद तय करें कि किस कंपनी में जाना है, क्योंकि LIC IPO के बाद हमें पता भी चलेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बेटर ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। हर ऐसे कोविड जैसे इवेंट के बाद इंश्योरेंस को प्रीमियम यूजुअली बढ़ने चाहिए, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि देखो हम कभी भी हमें दुर्घटना हो सकती है, और हमें देयरफॉर इंश्योरेंस लेने की बहुत जरूरत है। तो अगर आप प्रीमियम भी इक्वल रखें, और प्रीमियम को काफी कंपनीज में बढ़ा दिया है, प्रीमियम अगर इक्वल भी रखें तो ज्यादा लोग अगर लेंगे तो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ऐसा उतना हुआ नहीं है अभी तक के लिए। आई थिंक अगर डेटा दिखाता है कि आगे जाके प्रीमियम्स इंक्रीज हो नेक्स्ट ईयर, फिर आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस टू बाय। बट अभी कॉशियस रहिएगा, क्योंकि आई मीन क्लेम्स का जो सारा डेटा है पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है। हमें शायद अगले साल तक ही पता चले कि कितना डैमेज हुआ था। और अगर ऐसे प्लेयर्स में अगर दो तीन जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, ये कंपनीज जनरली बेटर परफॉर्म करती हैं ओवरऑल। अगर वो ज्यादा मार्केट शेयर ले सकती हैं, और LIC से भी मार्केट शेयर ले सकती है, फिर इस इंडस्ट्री में काफी पोटेंशियल है। हमने अभी तक नहीं लिया है, तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर बजट में कुछ आया और उसके बाद मार्च के रिजल्ट्स में हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्लेम्स फाइनली सेटल हुए हैं कोविड के, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। आखिरी सवाल दीपक, एक और सेक्टर की बात करते हैं, एमसीज की।
हम SIP का जो नंबर देखते हैं वो 10,000 करोड़ का है। SIP एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर AMCs को काफ़ी प्रॉफिट होता है। हम अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। AUM साइज़ की बात करें वहाँ भी ऑल टाइम हाई पर है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, AUM ऑल टाइम हाई पर है, तो HDFC AMC का शेयर हो या बिरला AMC का शेयर हो या फिर UTI हो या निपॉन हो, इन AMCs के शेयरों के अंदर ये शेयर बाज़ार की जो तेज़ी का रुख है, बिकॉज दे आर द डायरेक्ट प्रॉक्सी, वो क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आप देखिए तो इनकी जो दो प्लान होती है, रेगुलर और डायरेक्ट, और काफी जो AMCs है, अगर HDFC और एनी ऑफ द अदर्स, इन्होंने अपने डायरेक्ट प्लान्स की जो फीस हैं थोड़े से बढ़ाए थे रिसेंटली। अब लेकिन क्या हुआ है कि उनके बढ़ाने के बाद काफी इनकी परफॉर्मेंस, जो जो बड़े बड़े AMCs हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और छोटे AMCs उनसे मार्केट शेयर ले रहे हैं। जैसे अगर आप देखें, मिरे है विच इज नॉट लिस्टेड, मिरे ने 5 साल में 10,000 करोड़ से आई थिंक 99,000 करोड़ तक वो ले गए हैं। सेकंड है आपका ईडलवाइज, और ईडलवाइज ने भी, अगर वो भी अनलिस्टेड है AMC, और उस AMC ने अभी अब उनका AUM 70,000 करोड़ हो गया है। SBI AMC इज नाउ द लार्जेस्ट। अगर आप देखें उनकी एक फंड में 1,30,000 करोड़ है, और HDFC के सबसे बड़े वाले फंड में सिर्फ 40,000 करोड़ है, 45,000 करोड़। सो एक तरह से मार्केट शेयर भी कम हो रहा है। दूसरा, जो अपनी फीस बढ़ाने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस में हिट आया हुआ है लास्ट 1-2 साल में, उसकी वजह से उनका मार्केट शेयर और भी कम हुआ है, क्योंकि लोग अगर कंपेयर करते हैं तो लॉन्गर टर्म में दूसरे फंड्स नजर आते हैं उनको कि बेटर हो जाए, तो वो बेटर परफॉर्म कर रही हैं। तो इसकी वजह से अब ये हो गया कि उनकी जो कॉस्ट है वो, और मतलब एक तरह से कांस्टेंट है, और उनकी फीस पे एक तरह से दबाव आ रहा है कि शायद अगर मार्केट बढ़ भी रहा है, लेकिन उनकी जो इंक्रीमेंटल AUM है इंडस्ट्री की, वो इन कंपनीज के बजाय दूसरी कंपनीज में जा रहा है। अगर SBI ETFs में जा रहा है, अगर या फिर मिरे और ईडलवाइज में जा रहा है, या छोटे AMCs में जा रहा है। और अभी क्या हुआ है कि लास्ट 2 इयर्स में सारी जो छोटी AMCs हैं, मतलब अबाउट 10-15 ऑफ द स्मॉलर AMCs, इन्होंने काफी अग्रेसिव तरीके से एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया है, पुश करना स्टार्ट किया है, और ये बड़ी AMCs उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही हैं अभी। और अभी नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। नावी को अभी मिल गया है लाइसेंस, सैमको को भी मिल गया है लाइसेंस, जीरोधा का आने वाला है नेक्स्ट इन 6 to 8 months, उनको प्रोविजनल अप्रूवल मिल गया है। तो इसकी वजह से आई थिंक लोग ये समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट पूल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ज्यादा मेंबर्स में शेयर हो जाएगी। देयरफॉर ये बड़ी वाली AMCs, उनके प्रॉफिट मार्जिन उतने रहेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये है कि राइट नाउ इट इज बेटर टू वेट आउटसाइड एंड वॉच कि जो नए प्लेयर्स है इनमें से कोई लिस्ट होगा, और फिर उनसे शायद उनमें शायद इन्वेस्ट करना बेटर होगा। पर अभी जो प्लेयर्स लिस्टेड हैं वो अपनी मार्केट शेयर लूज ही कर रहे हैं। दीपक, आप हमारे साथ स्वदेश पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप टू सी मच मोर ऑफ यू ऑन ET Now English as well as ET Now Swadesh. थैंक यू निकुंज, आपको ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ योर टीम एज वेल। Thank you very much. God bless and stay safe, sir. तो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर की बात चली है निकुंज, तो MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का इस पर एकदम साफ कहना है ये खरीदारी का मौका है, और उनसे हुई आपकी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा दर्शकों को दिखा देते हैं। 2021, Madhu, has been a great year. I won't say great, but it's been a bumper and a grand year. Whichever way you look at it, whichever sector or theme you talk about, its shareholder investors have really made pots of money in 2021. What is your view for 2022? Will the party continue? Will the bull market remain intact? Nikunj, I think it's been as you said, in terms of stock market, in terms of gain, in terms of portfolio improvement, I wouldn't hesitate to say that it's been an extraordinary year. Not one which one would have expected in the beginning of 2020 when this pandemic started, right? And I distinctly remember you having called me the day the lockdown was announced, and there was an extreme panic, and
But I was hopeful. I hope you remember our conversation. I said अभी तो lockdown हो गया है. And now, obviously, since then, there's been extraordinary performance in a lot of sectors, individual stocks. So, will it continue in 2022? So, there are two things, Nikunj, here. One is that will we see the same magnitude of gains and the same magnitude of returns? I don't think so. I am empathetically saying I don't think so. However, do we see any significant corrections in the market? Like, if there is anything which the market doesn't know and we are all worried about, a lot of this noise which is being spoken is obviously known to the market. So I don't even expect any very, very significant and a meaningful correction. So I think 22 will be a year of moderate return. It will be a year of, again, stock picking, sector picking. If you can take right bets into right sectors, I think there is still money to be made in 2022. बैंक्स की बात करते हैं और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं. Banks are underperforming and the underperformance is also there in insurance and the underperformance is also in their AMC stocks. तो अगर सब इकोनॉमी को लेकर के, अर्निंग्स को लेकर के एक जनरल राय है कि ट्रेजेक्टरी ऊंची रहेगी, तो बैंक्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं और बैंक्स के साथ इंश्योरेंस और एएमसी के स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? सो निकुंज मेरे भाई, वो बैंक्स में स्वीट स्पॉट लगता है. मैं बोलूँगा पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है जब अंडर परफॉर्म करता है तभी तो रिटर्न का पॉसिबिलिटी होता है ना. जब यूफोरिया होता है तो रिटर्न का बड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ी होता है. यूफोरिया में तो मोमेंटम होता है एंड यू कैन enjoy the momentum if you have the holding already. मुझे बैंक्स निकुंज काफ़ी अच्छे लगते हैं. काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं और काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं. काफ़ी प्रोविजन के पीरियड से हम गुजरे हैं लास्ट 3-4 साल में. तो मुझे लगता है सेलेक्टिवली नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक और सेलेक्ट एनबीएफसीज, ये पूरा सेक्टर ही मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ नेक्स्ट 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव. यहाँ पे क्या है, आप जो भी कंपनी ले रहे हैं ना, उनको उसको समझना, उसका इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ समझना, उसका मैनेजमेंट का क्वालिटी समझना, उनका बोरोइंग का कैपेबिलिटी, वो कितना क्वांटम बोरो कर सकते हैं और क्या रेट पे बोरो कर सकते हैं. अल्टीमेटली वही आपका रिटर्न इवेंचुअली डिटरमिन करता है. मुझे लगता है इस सेक्टर में काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है और ये निकुंज मार्केट का ब्यूटी है ना. ये सब वॉलेटिलिटी में अगर ये जो कंपनियां जिसकी बैलेंस शीट 4-5 साल में क्लीन हो गई है और ये कंपनियां कोई भी कल कुछ फेड में हो जावे और यहाँ पे 10-15% का ये खुद सेलेक्ट कंपनियां 10-15% घट जाए, अब उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. तो वही मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में वो क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखती है. एक इन्वेस्टर के तरीके से अगर आप देखिएगा, अगर आपका 3-4 साल की अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 2021 का एक बड़ा हॉलमार्क ट्रेंड था कि हमने इंटरनेट कंपनीज की लिस्टिंग देखी. जोमेटो की सक्सेस हुई, पेटीएम को मार पड़ी, पॉलिसी बाजार को अच्छा रिस्पांस मिला और नायका ने तो जी वाह बे वाह छक्का ही लगा दिया. तो एक 2022 का बड़ा हॉलमार्क ट्रेंड आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हॉलमार्क ट्रेंड निकुंज ये होगा कि मुझे लगता है इन्फ्लेशन को लेके इस वक्त काफ़ी सारा डिस्कशन होएगा अगले 2-4-5 क्वार्टर में. एंड अगेन अगर ये इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है और निकुंज मेरे 30 साल के अनुभव में मैंने देखा है ये ब्रॉड ट्रेंड्स को हम फॉलो ही कर सकते हैं. इसको प्रिडिक्ट कर पाना ना बहुत कठिन होता है और इसको प्रिडिक्ट करके मार्केट का व्यू बना पाना कि ग्लोबल इन्फ्लेशन आ जाएगा इसलिए मैं आज पूरा कैश क्रिएट कर लूँ, ये कुछ बहुत बड़े बड़े फंड्स का खेल है. अब मुझे तो मेरे लिए तो मैं तो फॉलोअर हूँ, तो मैं इन्फ्लेशन के बारे में जो नॉइज होगी अगले 6 महीने के अंदर उसको बड़े क्लोजली ट्रैक करूँगा. और उससे अगेन इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे सेक्टर्स के लिए खराब नहीं है. उससे कौन सी चीज़ें बेनिफिट हो सकती है अगर हायर इन्फ्लेशन आया तो, और वहाँ पे अगर कोई स्टॉक्स अट्रैक्टिवली वैल्यूएबल है तो वहाँ पे मेरी नज़र पूरी है
तो मुझे लगता है अगले 6-8 महीने में ना इसको लेके काफ़ी नॉइज होगा ग्लोबली। ये ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, इसको लेके भी अगर आप देखिए कल यूके ने 3 का 4 लेवल कर दिया, तो वील हैव टू वॉच दिस एज वेल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30-60 डेज कि ये कितना लीथल है और इसकी वजह से कोई सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है क्या, कहीं पे लॉजिस्टिक्स कुछ डिसरप्ट हो रहे हैं क्या। ये एक दूसरी चीज है जो एटलीस्ट नियर टर्म हमको 2-3 महीने के लिए बैकअप द माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसका ग्लोबली कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। मधु, ये जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, एक समय आया था शेयर बाजार के अंदर जिसमें जिन कंपनीज में डेट था शेयर बाजार उनको पनिश कर रहा था। ग्रोथ नहीं थी, डेट ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। अब वो साइकिल उल्टी चल रही है। एक समय आता है शेयर बाजार के अंदर पोलराइज हो चुका था मार्केट, 15, 20, 25-30 शेयर ही चल रहे थे। अब मार्केट ब्रेथ काफ़ी ओपन हो रही है। तो इन दो ट्रेंड्स पे बात करते हैं। डेट एक खराब वर्ड था और पोलराइजेशन एक नया नॉर्मल था। तो इन जनरल आपको स्मॉल और मिड कैप को लेकर के आपकी क्या राय है? और जो कंपनीज अब डेट दोबारा बढ़ा रही हैं, क्या मार्केट उनको दोबारा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा या मार्केट खुश है उनसे? नहीं, मुझे नहीं लगता निकुंज। मैंने आपके चैनल में आपको ही बोला था 6 महीना पहले, इफ यू रिमेंबर, कि मुझे नहीं लगता है कि ये 6% ब्याज में अगर मेरे पास 20% ROC कमाने के प्रोजेक्ट्स हैं तो 6% ब्याज में पैसा डेट में बोरो करने के लिए मुझे हेजिटेट करना चाहिए। बिकॉज कोई भी कंपनी इन अ लाइफ स्पैन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में हो तो सिर्फ इक्विटी के बल पे तो बड़ी नहीं बन सकती ना निकुंज। फिर ROE कहाँ से आएगा? अगर आप उसको प्रॉपरली डेट और इक्विटी को मिक्स नहीं करोगे तो ROE कहाँ से आएगा? तो मुझे लगता है वो एक साइकिल था निकुंज जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डेट ले लिया था एज कम्पेयर विद उनका जो बिजनेस सस्टेनेंस और एज कम्पेयर विद देयर इक्विटी। मुझे लगता है वो फेज अभी चला गया। और अब जो कंपनियां लिवरेज कर भी रही है, जब वो डेट ले भी रही है ना, एक तो बैंक वाले ऐसा अबनॉर्मल डेट किसी को देंगे भी नहीं, या अबनॉर्मल डेट मुझे लगता है अभी किसी को मिलेगा भी नहीं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी 0.5:1 डेट इक्विटी पे है, और जो 0.1 पे थी और 0.1 से 0.5 हो रही है, मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर आपके पास केपेक्स का अच्छा ROE और अच्छा ROC कमाने का प्रोजेक्ट है तो आपको 100% डेट इक्विटी का एक परफेक्ट मिक्स लेके चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो फेज मार्केट का ओवर हो गया जहाँ पे कोई अगर आप कुछ भी थोड़ा डेट लोगे तो मार्केट पनिश करेगा। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हमने देखा काफी उतार चढ़ाव रहा दिन भर और आखिर में रिकवरी के बाद निफ्टी 43 अंक गिरकर 17,325 के स्तर पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों की रिकवरी हमने आती हुई देखी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की चाल आज के दिन कैसी रही, कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन हमने देखा, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल मिल रहा है और इस बीच निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही हरे निशान में बंद हुए। बीच में हरे निशान में भी आने की कोशिश की थी और बैंक निफ्टी ने 37,000 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो बाजार में उन स्तरों से गिरावट देखी गई और लाल निशान में क्लोजिंग दिखी। बैंक निफ्टी करीब 31 अंक नीचे, सेंसेक्स में 166 अंक की कमजोरी और निफ्टी करीब 50 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ। US फेड की बैठक होने वाली है और उसके पहले बाजार में थोड़ा नर्वसनेस आज देखने को मिली है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो पावर ग्रिड, डिवीज लैब, नेस्ले और एक्सिस बैंक में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी लूजर्स में आज कमजोरी दिखी ITC में। ITC की एंडेस्ट मीट भी थी लेकिन अनुमान के मुताबिक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो पाए, इसके चलते ITC में कमजोरी देखी गई। बजाज फाइनेंस कमजोर था, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंज्यूमर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आज मिड कैप PSU बैंकिंग स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। IOB, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, येस पॉकेट भी आज कमजोर था। कुछ हलचल दिखी उन स्टॉक्स में जहां पर खबरें थी। आज ल्यूपिन के शेयर में करीब 6 से 7% की तेजी देखी गई। कंपनी को US FDA से क्लीन चिट मिली जिसके चलते UPL में आज तेजी थी और आदित्य बिरला फैशन रिटेल रिबॉक के साथ डील हुई है और इसके चलते आज दिन भर
आदित्य बिरला फैशन रिटेल के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो जहां पर की खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बाजार में आज कमजोरी ही देखी गई दूसरे दिन भी। चलिए, ये रहा बाजार का आज का राउंड अप, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मार्केट में जितना संशय होगा बाजार उतना ही आगे बढ़ेगा, ये कहना है स्टेला वेल्थ पार्टनर्स के फाउंडर गौतम बैद का। ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा से बातचीत में वो बाजार को लेकर काफी बुलिश दिखाई दिए। आइए सुनते हैं इस बातचीत का एक हिस्सा। एक बात नेसेयर्स बोलेंगे या लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट की ये एक इस समय बहुत क्राउडेड भी हो गया है इंडियन मार्केट। तो 2013 से एक्चुअली बुल रन चालू हुआ था और लास्ट 4 साल में तो अगर हम वो 6 महीने का एक्सट्रीम पेसिमिज्म का शॉर्ट बाउट कोविड रिलेटेड को भी माइनस कर दें तो 4 साल में तो बहुत ब्रॉडन हुआ है। तो क्या हम एक मैच्योर बुल मार्केट में हैं अभी, या हम अभी भी आपको रनवे ऑफ अपॉर्चुनिटी लंबा दिखता है? इंडिया की बुल मार्केट पिछले 30 साल से चल रही है जय। एंड जो सेंसेक्स 100 से 60,000 हो गया, जब सेंसेक्स 1000 पहुंचा तब भी लोग सोच रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। जब सेंसेक्स 10,000 हुआ तब भी लोग बात कर रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। 50,000 हुआ, 60,000 हुआ और ये 1 लाख भी जाएगा फ्यूचर में, और फिर शायद 2-3 लाख 5 लाख तक भी जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ऑल थ्रू आउट नेसेयर्स विल ऑलवेज बी स्केप्टिकल, और बल्कि ये अच्छी चीज है। जितना स्केप्टिसिज्म रहेगा उतना ही मार्केट आगे बढ़ेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। जिस दिन सारे के सारे लोग बुलिश हो गए, इसका मतलब मार्केट टॉप आउट कर गया और फिर बेयर मार्केट शुरू। गौतम, अब ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? आप मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप उनके कॉन कॉल सुनते हैं, आप बाजार में स्कटल बट करते हैं, क्या खबर है, क्या स्ट्रीट में बज़ है, वो सब सुनते हैं, अपने खुद नोट्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, या ऑल मिक्स? क्योंकि अलग अलग तरीके के कुछ लोग बहुत हार्ड लाइन होते हैं बाजार में कि नहीं, हमें मैनेजमेंट से बात ही नहीं करनी है, हमें सुनना ही नहीं है। और कुछ होते हैं कि नहीं, जब तक मैनेजमेंट में कंफर्ट नहीं आएगा तब तक बाकी सारी तो सेकेंडरी डेटा है जो सबके पास है। सबके पास मतलब सबके जैसे रिटर्न, अल्फा किधर है? तो आप अपना कुछ अगर शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा आइडिया जनरेशन प्रोसेस शेयर करता हूँ आपके दर्शकों के साथ। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो लेकिन अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं इंडियन मार्केट में। सो हर रोज एवरी सिंगल डे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हर एक सिंगल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट गो थ्रू करता हूँ। एंड मैं प्रेस रिलीजेस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के डील अनाउंसमेंट्स, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर अनाउंसमेंट सब ट्रैक करता हूँ। एंड हर क्वार्टर में एक वेबसाइट है screener.in, उसमें जाके मैं चेक करता हूँ कौन सी कंपनीज में ब्रेकआउट अर्निंग्स आ रही है। ब्रेकआउट अर्निंग्स का मतलब वो कंपनीज जिसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 100% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में 400 से 500% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। सो बेसिकली इन सब कंपनीज में क्या होता है कि शेयर मार्केट इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस को सही लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक को अगले दिन 5-10% ऊपर भी खरीद लें, अब तब भी उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑफ माय पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। मेरे जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं और जिन कंपनीज को मैं ट्रैक कर रहा हूं उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑन ट्रेंड लाइन, अल्फा स्ट्रीट, रिसर्च बाइट्स और कंपनी वेबसाइट का इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन। एंड इस कंपनी के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, ग्लोबल पीयर्स क्या बोल रहे हैं, उनका आउटलुक क्या है, उस पर भी ध्यान देता हूँ। मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखता हूँ बिजनेस चैनल्स पे, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया पे। एंड स्क्रीनिंग टूल्स, मैंने एक screener.in कहा, एक और एक स्क्रीनिंग टूल है तिजोरी फाइनेंस, वो भी इस्तेमाल करता हूँ। अदानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन पावर परचेसिंग एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट के मुताबिक ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी कुल 6,000 से 8,000 मेगावाट ग्रीन पावर सप्लाई करेगी। फिलहाल SECI को 4,667 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की जाएगी और बाकी की सप्लाई अगले 2 से 3 महीने में की जाएगी। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ट्वीट करके दुनिया के इस सबसे बड़े पावर परचेसिंग एग्रीमेंट पर खुशी भी जताई है और गौतम अदानी ने लिखा है कि इस एग्रीमेंट के जरिए भारत के रिन्यूएबल फुटप्रिंट बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का मकसद पूरा होगा। अदानी ग्रुप का इरादा रिन्यूएबल एनर्जी में 50 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश करने का है। हम 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल प्लेयर बन जाएंगे।
केंद्र सरकार पावर सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी में है, जहां ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि पावर जनरेशन कंपनियों का भुगतान नहीं करने वाले बिजली वितरण कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली वितरण कंपनियों को पावर की सप्लाई भी रोकी जा सकती है। इसके साथ ही ये कंपनियां किसी भी दूसरी कंपनी से बिजली नहीं ले पाएंगी। We are saying that if you keep GenCo dues, then you will not be able to access power from other sources. It can't be that you are keeping, the 5,000 crores payable to him pending, and you start drawing power from him. So your access will be blocked. Access, medium-term access. So basically, if you are not solvent, you will not be able to supply power to your people. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर इंसेंटिव्स देगी। सरकार ने इस स्कीम के लिए 18,100 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कौन कौन से कदम उठाने जा रही है, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहती है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आई, इस पर फोकस किया जा रहा है। आज लोकसभा में सरकार ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो नई बैटरी टेक्नोलॉजी है उसके लिए सरकार जो है किसी भी तरह की जो टेक्नोलॉजी होगी उस पर इंसेंटिव्स देगी। मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो मौजूदा स्कीम है जो कि है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग सरकार कर रही है, वो करीब 50 गीगावाट आवर के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और इसके लिए जो सरकार ने बजट आवंटित किया है वो करीब 18,100 करोड़ रुपए की है। आज सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि इसके अलावा दूसरी जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी, चाहे वो एल्यूमिनियम जिंक बैटरीज हो, सोडियम आयन बैटरीज हो, फ्लो तकनीक वाले जो बैटरीज हैं, किसी भी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार इस इंसेंटिव्स को बढ़ाएगी और इन मैन्युफैक्चर जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको इंसेंटिव्स दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनियां इस कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको भी सरकार इंसेंटिव्स देगी। ये टारगेट है। सरकार का टारगेट ये भी है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या है वो बढ़े और उसके लिए जरूरी है कि स्टोरेज सिस्टम हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना तैयार की है। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी कर दिए हैं। नए नियम अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। इन नए फ्रेमवर्क में क्या कुछ खास है, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बैंकों की तरह आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीए फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, और ये जो नए नियम हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। हालांकि जो कंसिडरेशन होगी वो इसी फाइनेंशियल ईयर की है, मतलब 31 मार्च 2022 तक जो फाइनेंशियल्स होंगे एनबीएफसीज के वो कंसिडर किए जाएंगे, और 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई एक्शन लेना शुरू कर देगी अगर कोई भी थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है। आरबीआई ने यहां पर बैंकों की तरह 3 थ्रेशोल्ड जारी किए हैं। तो एक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 होगा। अगर ये तीनों ही ब्रीच होते हैं तो अलग अलग तरीके के सुपरवाइजरी, एचआर रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड आरबीआई एक्शन ले सकता है। जो मानक तय किए गए हैं उनमें से नेट एनपीए रेशियो 6% से 9% के बीच में होगा तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड में होगा। 9 से 12% के बीच में अगर नेट एनपीए जाएगा तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रेक होगा। इसी तरीके से थर्ड थ्रेशोल्ड है जो कि अधिकतम थ्रेशोल्ड है, वो 12% से ऊपर अगर नेट एनपीए जाता है तो आरबीआई फिर रेगुलेटरी पावर्स के तहत एक्शन लेना शुरू कर देगा। चलिए अब रुक करते हैं मनी मंत्रा की ओर, जहां पर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यूलिप प्लान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। किस तरह के फंड्स हैं, जब आप यूलिप प्लान चुनें तो इन्हें अपनाएं और देखकर इनमें निवेश करें। आज हमारा फोकस निवेश और इंश्योरेंस दोनों पर होगा, और आज आपके तमाम सवाल जो होंगे वो मुख्य तौर पर इंश्योरेंस रिलेटेड ही हम शो में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। आज ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही हमारे पास
PolicyX.com के फाउंडर और CEO नवल गोयल भी आज शो में शामिल हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अगर आप लंबा बने रहें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो जो आप प्रीमियम देंगे वो फंड कॉस्ट और तमाम चीज़ों में काट लिया जाएगा, और एग्जैक्ट पूरा पैसा अगर आप मान लीजिए आपके पास इक्विटी का ऑप्शन है, विकल्प है, वो फंड आपने चुना हुआ है, तो उसमें नहीं लगाया जाएगा। फायदा तभी है जब आप 15 से 20 साल का लक्ष्य कोई पकड़कर चले और तब आप यूलिप में बने रहें। इसके बावजूद अगर किसी ने अब खरीद रखी है यूलिप या खरीदना चाहते हैं, तो क्या देखकर फंड का चुनाव करना चाहिए? जी, फंड का चुनाव बेसिकली 2 चीजों पे निर्भर करना चाहिए। एक, आपका जो टाइम होराइजन है वो कितना है, 3 साल है, 5 साल है या 10 साल, 15 साल, उसके ऊपर जितना आपका लंबा टाइम होराइजन है उतना ही आप रिस्क ले सकते हैं। और दूसरा, एक इंसान की रिस्क एपेटाइट होती है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है मेरा पैसा सुरक्षित रहे, भले ही ज्यादा ना बढ़े, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरा पैसा ज्यादा बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मैं देख सकता हूँ। तो ये 2 चीजों के डिसीजन जिस तरह के लोग हैं उसी हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उनको इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डेट ओरिएंटेड। अब इन दोनों के बीच में बाकी के ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे बैलेंस्ड फंड अगर बात करते हैं तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट काफी बढ़ रहा है तो वो थोड़ा बहुत पैसा डेट में लगाते जाएंगे, जिससे कि एक वो बैलेंस बना रहे, और अगर घट भी रहा है तो वो इक्विटी मार्केट में ज्यादा लगाते जाएंगे और डेट से कम करते जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म अगर टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली हमने हिस्टोरिकली देखा है कि इक्विटी फंड सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि उनमें इन्फ्लेशन बीटिंग टेंडेंसी रहती है, और क्योंकि कंपनीज ज्यादा तेजी से ग्रो करती है एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल बाद भी आपका फंड बिल्कुल भी परफॉर्म ना करे, या हो सकता है 2-3 साल में ही आप 30% 40% रिटर्न पे चले जाएं। तो डेफिनेटली एक इक्विटी फंड में उतार चढ़ाव ज्यादा रहती है, बट लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि इक्विटी फंड डेट फंड को डेफिनेटली 4 से 5% से बीट करती है। तो आपका एक्सपेक्टेशंस ये रहना चाहिए कि डेट फंड आपको 5 से 6% का रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न दे देगा। समझना यहाँ पर यह है कि अगर आपको अपना फंड का चुनाव बीच में बदलना हो, पंकज जी, मेरे पास जिस भी तरह का फंड का चुनाव हो, अगर बाजार की चाल को देखते हुए मैं बदलाव करना चाहती हूँ, तो क्या यूलिप में ये मुमकिन है? और अगर ऐसा है तो मैं कितनी बार फंड स्विच कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पर डिपेंड करता है, कुछ पॉलिसीज में अनलिमिटेड स्विचेस फ्री मिलते हैं, और कहीं पर ऐसा होता है कि 1 साल में आप 4 बार 3 बार फ्री कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो स्विच करना तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इक्विटी से डेट में, डेट से हाइब्रिड में, या हाइब्रिड से लिक्विड में स्विच कर सकते हैं। चलिए, तो मनी मंत्रा का ये पूरा चंक आप देख सकते हैं हमारे चैनल के YouTube पर। मनी मंत्रा में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए मनी मंत्रा का ये शो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। वायर्स एंड केबल्स एक ऐसी ज़रूरत है जो हर घर परिवार में पड़ती है, और इस ज़रूरत को सालों से पूरा कर रहा है KEI वायर्स एंड केबल्स, जिसे चुना है हमने हमारा आज का स्वदेश हीरो। KEI वायर्स एंड केबल्स एक ऐसा ब्रांड जिस पर 50 साल से लोगों का भरोसा बना हुआ है। विश्वास की ये बुनियाद पड़ी साल 1968 में, जब कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज यानी KEI की स्थापना हुई। कंपनी का काम था घरों के लिए रबर की वायरिंग केबल बनाना। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई, और आज KEI का साम्राज्य दुनिया भर के 45 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। कंपनी के करीब 5000 से ज्यादा चैनल पार्टनर हैं। 50 साल से देश दुनिया को हर तरह के हाई क्वालिटी के तार और केबल सप्लाई कर रही कंपनी के साथ 5300 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हैं, जो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज पावर केबल के प्रोडक्शन और सप्लाई में जुटे हैं। कंपनी के क्वालिटी और काम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में आज कंपनी के निजी और सरकारी क्षेत्रों में काफी क्लाइंट हैं। यही वजह है कि साल 2021 में कंपनी ने 4000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, और आज KEI की मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ से ज्यादा की है।
वहीं अब कंपनी आने वाले वक्त में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मदद करेगी और चार्जिंग स्टेशन के लिए केबल सप्लाई करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के केबल सप्लाई पर भी विचार करेगी। वहीं देश भर में बन रहे 5G डेटा सेंटर से भी KEI इंडस्ट्रीज को काफी डिमांड है। कंपनी का दिल्ली में मुख्यालय है, जहां से वो 38 ब्रांच ऑफिस और 21 वेयरहाउस को मॉनिटर करती है और इसलिए हमने चुना है KEI को आज का स्वदेश हीरो। चलिए तो KEI इंडस्ट्रीज की तरक्की की कहानी जानते हैं और बात करते हैं। KEI इंडस्ट्रीज के CMD अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी आगे की योजना क्या है। आपका स्वागत है स्वदेश आर में। तो ये बताएं कि कई बड़ी कंपनियां ईवी के मार्केट में अब उतर चुकी हैं, जिनको साफ तौर से केबल्स और वायर की ज़रूरत तो होगी। KEI इंडस्ट्रीज के आने वाले वक्त में इस सेक्टर को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, बताएं हमें। जो लीगेसी डिमांड ड्राइवर्स हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पावर साइड में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये या कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये बेसिकली लीगेसी डिमांड ड्राइवर्स हैं, जहां पर हमारा वायर एंड केबल सबसे ज़्यादा लगता है। जहां तक नई इकोनॉमी का सवाल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक बड़ा डिमांड ड्राइवर बनेगा, बट इसमें अभी और 2 से 3 साल लगेंगे। जहां तक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर केबलिंग का सवाल है, वो तो अभी भी हम करते हैं, बट व्हीकल्स के अंदर जो हार्नेसेस लगती हैं वायर्स की, वो हम बनाते हैं, बट उसकी हार्नेसेस को डेवलप करना या उनकी असेंबली बनाना, वो हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट है, जिसको एज ए असेंबली लाइन हम उसमें अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और ये एक बड़ा डिमांड ड्राइवर आने वाले टाइम में बनेगा। ये बताएं हमें अनिल जी कि आज के दौर में केबल इंडस्ट्रीज के लिए क्या मेजर डिमांड है, क्या ट्रेंड में है, क्या चल रहा है? वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए जो मेजर ट्रिगर है वो है कैपेक्स। वो कैपेक्स गवर्नमेंट की इंफ्रा पाइपलाइन से है या प्राइवेट कैपेक्स से, जो प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाती हैं, दे आर इलेक्ट्रिफाइड थ्रू केबल्स एंड वायर्स। एंड थर्डली रियल एस्टेट सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है वायर्स एंड केबल्स का। अब ये जो रियल एस्टेट हैं, वो शहरों में भी आते हैं, छोटे सिटीज में भी आते हैं। बड़े डेवलपर्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, और जो छोटे घर हैं, जो लोग इंडिविजुअली बेंगलोज बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं अपने रहने के लिए, उससे काफ़ी डिमांड ड्राइव होती है। और वो बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है। एंड जैसे जैसे ये अभी कोविड का प्रकोप ख़त्म हुआ है या कम हुआ है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये काफ़ी बड़ी है। आपने भी देखा होगा कि होम लोन्स के रेट काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन को कम किया है, स्टैम्प ड्यूटी कम की है। बॉम्बे में हमने देखा, दिल्ली में भी हमने देखा। तो ये जो है, ये मेजर डिमांड ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के लिए। ये बताएं हमें कि कोविड के दौर के बाद अब कौन से नए सेक्टर्स हैं जहां आपको वायर्स एंड केबल्स की डिमांड ज्यादा लगती है? तो जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, अपने कस्टमर से, उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक टेंडर फ्लो या इंक्वायरी पाइपलाइंस काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिनमें काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स देश में आ रहे हैं, वो एक काफ़ी बड़ा डिमांड ड्राइवर है। ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। आप भी जानते हैं 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके अंदर भी वायर्स और केबल्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड सभी टेलकोस के पास है। रियल एस्टेट सेक्टर का अच्छा डिमांड ड्राइवर है। और जो इंफ्रा पाइपलाइन है, जो सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन का निवेश करेंगे, या जो अभी सरकार ने PLI स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी है, उससे भी काफ़ी नई कंपनियां
न्यू इंडस्ट्रीज प्लान कर रही हैं, और इनका ऑलरेडी स्टील सीमेंट इट इज ए बूमिंग इंडस्ट्री, इसमें काफी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इनका पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अनदर एरिया है जो काफी तेजी से आ रहा है, और सभी स्टेट्स में और सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट्स से इसका डिमांड काफी स्ट्रांग आ रहा है थ्रू इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट ऑफ द पावर। तो किन सेक्टर्स पर आपका फोकस अब रहेगा आने वाले टाइम में? किस तरह से ग्रोथ का अनुमान है या लक्ष्य है आपका? हमारा पूरा फोकस अभी रिटेल को बढ़ाने पर है। इसमें जो मेजर ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के हैं या टनल वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स के हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ओवरहेड टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस को जब शिफ्ट करते हैं, जब हाईवेज बनते हैं तो पुरानी ओवरहेड लाइंस को शिफ्ट करके अंडरग्राउंड किया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स के हैं। चौथा, सोलर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, सोलर की काफ़ी स्ट्रांग डिमांड है। रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी बूमिंग पर है, रियल इस्टेट सेक्टर के से स्ट्रांग डिमांड है, वायर्स की भी और केबल्स की भी। तो ये जहाँ तक अगले 12 से 14 महीनों की विजिबिलिटी का सवाल है, जैसा हमने गाइडेंस लिया है कि हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है 18% के करीब है CAGR, और हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही हम अचीव करेंगे। ये बताएं हमें, अनिल जी, के कई सेक्टर्स में महंगाई बढ़ी है, तो KEI अपनी प्राइसिंग को लेकर क्या कर रहा है? कोई नई स्ट्रैटेजी? जो मेजर इंक्रीजेस आने थे इनपुट प्राइसेस में, चाहे मेटल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने मई और जून में ये पीक हम देख चुके हैं। अभी तो थोड़ा सा ये सॉफ्टर ही हुए हैं। जहां तक अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितना भी इंक्रीज आया है वो हमने अगले 15 से 20 दिन के अंदर पास थ्रू किया है कस्टमर को। और देखिए, ये इंडस्ट्री है कमोडिटी ड्रिवन, तो डेफिनेटली जब रिडक्शन आता है तो रिडक्शन भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बढ़ाते ही। चलिए अनिल जी, आपके तमाम भविष्य को लेकर योजनाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की सर्द हवाएं एक बार फिर से बेदर्द हो गई हैं। इस बार जहां ठंड ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं आने वाले दिनों में ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की ये तस्वीरें काफी हैं बयां करने के लिए कि यहाँ अब सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से तो मौसम ने अपना मूड ऐसा बदल लिया है कि पारा दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में 6 डिग्री तक लुढ़क गया है। 6 साल बाद ऐसा हुआ है जब दिसंबर की शुरुआत इतनी ठंडी हुई है। एक तरफ पॉल्यूशन की मार है तो वहीं दूसरी ओर ठंड से दिल्ली NCR ठिठुर रहा है और लोगों ने इस ठंड से बचने के लिए आग और चाय को अपना सहारा बना लिया है। ठंड पड़ रही है, ताप रहे हैं, चाय पी रहे हैं ठंड की वजह से। हम लोग तो सब मजदूर आदमी बहुत परेशानी में अपना वक्त गुजार रहे हैं। अपना आग के सहारे से और चाय के सहारे से ही वक्त काट रहे हैं, और क्या करें। दिल्ली की इस ठंड के पीछे ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाली बर्फ भी वजह है। ये तस्वीर है शिमला की, जहां बर्फबारी से इलाके खूबसूरत तो दिख रहे हैं, लेकिन ठंड ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। दिल्ली की तरह यहाँ भी लोग आग के सहारे ही ठंड से जंग लड़ रहे हैं। शाम सुबह तो बहुत होती है सर, और दिन में थोड़ा आराम हो जाता है, और 4-5 बजे के बाद तो और बहुत ज्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात के बाद दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड और भी बढ़ सकती है। फिलहाल दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक सुबह सुबह कोहरा छा सकता है और पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ET नाउ स्वदेश। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती की है। कंपनी ने अपने सभी प्लान की कीमत को कम कर दिया है। अब आपको नेटफ्लिक्स का 1 महीने वाला मोबाइल प्लान मात्र 149 रुपए में मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 199 रुपए हुआ करती थी। देखिए ये रिपोर्ट। आज से अमेजॉन प्राइम में मेंबरशिप लेना महंगा हो गया है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दिया है। भारत में नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान्स को सस्ता कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने यह कदम देश में ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए उठाया है।
नेटफ्लिक्स के बेसिक प्लान जिसकी कीमत पहले 499 रुपए प्रति महीने थी, अब वो घटकर 199 रुपए कर दी गई है। स्टैंडर्ड प्लान का सब्सक्रिप्शन भी 649 रुपए प्रति महीने से घटकर 499 रुपए हो गया है, जबकि 799 रुपए प्रति महीने वाले प्रीमियम प्लान के लिए अब आपको 649 रुपए खर्च करने होंगे। नई कीमत के बाद नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान 149 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है। मोबाइल प्लान मोबाइल या टैबलेट को सपोर्ट करता है। इसका रेजोल्यूशन 480 पिक्सल है। इससे आप नेटफ्लिक्स को टीवी या कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस प्लान से अकाउंट को एक बार में एक ही डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी ने अपने प्लान्स में 250 रुपए तक की कटौती की है। कंपनी ने यह कदम भारत में मौजूद अमेज़न प्राइम और डिज्नी और हॉटस्टार को टक्कर देने के लिए उठाया है। मीडिया पार्टनर्स एशिया के मुताबिक नेटफ्लिक्स दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन यूजर के मामले में बहुत पीछे है। 2021 के आखिर तक नेटफ्लिक्स को 55 लाख यूजर मिलने की संभावना है, जो हॉटस्टार, डिज्नी और अमेज़न प्राइम से काफी कम है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों